सभी साथियों को मैं नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता परीक्षा शिक्षा शास्त्र विषय की प्रवक्ता परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम सभी क्रमबद्ध रूप से पूर्ण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अभी हमने मापन एवं मूल्यांकन की इस यूनिट को पढ़ना प्रारंभ किया और इस मापन और मूल्यांकन की सीरीज में हमने अभी तक मापन और शिक्षा में मापन और मूल्यांकन का अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, इन बातों को कंप्लीट कर लिया। आज के अपने लेक्चर में हम सभी कवर करेंगे क्या परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक का निर्धारण। निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षण को बताने से पहले मैं आपको ये इन तीनों के बारे में बताना ज्यादा उचित समझूंगा, क्योंकि चाहे मापन करिए चाहे मूल्यांकन करिए, ये सब किस लिए कराए जाते हैं? ये सभी इसलिए होते थे कि बालकों की योग्यताओं और विशेषताओं को हम क्या दे सकें, संख्यात्मक मान दे सकें। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें परीक्षाएं करानी पड़ती हैं। यही एक हमारा सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला माध्यम है, जिसके माध्यम से हम बालकों की योग्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो अब एक बात समझनी पड़ेगी कि प्रश्न पत्र जो निर्माण हम करते हैं, उस प्रश्न पत्र निर्माण में भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर प्रश्न पत्र निर्माण में किन किन बातों को ध्यान में रखकर उसको बनाते हैं। एक प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण सम्मिलित होते हैं, इन सबको बताने के पश्चात तब मैं आपको निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षण पढ़ाऊंगा। वो कब होगा? वो इसके बाद होगा। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, और उसमें आपको निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षण मिलेंगे एवं विभिन्न पदों की विवेचना। ठीक है, जो भी हम एक अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण करते हैं, यानी सरल भाषा में कहिए, कोई भी हम प्रश्न पत्र जो बनाते हैं, उस प्रश्न पत्र के बनाने में हमें जो जो स्टेप लेने पड़ते हैं, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। उसी में आपको मैं निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ विश्वसनीयता क्या है, किसी परीक्षण की वैधता क्या होती है, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, तो चलिए सीधे हम वहीं पर चलते हैं। इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी सूचना आप सभी को देना चाहूंगा कि आपका जो पीडीएफ में सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने किस श्रेणी में रखा हुआ, अच्छे परीक्षण के गुण। तो एक परीक्षण अगर आप टेस्ट बना रहे हैं तो उसमें दो बातें होनी चाहिए। एक तो एक व्यवहारिक कसौटी होनी चाहिए, तकनीकी कसौटी होनी चाहिए। क्या होती है तकनीकी? वस्तुनिष्ठ और वैधता को मैं समझाने से पहले दो शब्द यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे आगे आपके प्रश्न पत्र की ये आखिर है कहाँ पर, कौन लोग हैं ये वस्तुनिष्ठता और वैधता, ठीक है, उसको जरा सा एक बार समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि हमने अभी कहा है कि हम मापन और मूल्यांकन करने के लिए परीक्षाओं का निर्माण करते हैं। मापन और मूल्यांकन है क्या? योग्यताओं और विशेषताओं को जानकर उसे हम क्या करना है, संख्यात्मक मान। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, परीक्षाएं कराते हैं। तो परीक्षाएं कराने के लिए हमें प्रश्न पत्र बनाना पड़ता है। अब उसी प्रश्न पत्र को वैध होना चाहिए, उस प्रश्न पत्र को विश्वसनीय होना चाहिए। तो ये सब क्या बातें हैं, इसको देखते हैं। कोई भी अगर आपने एक अच्छा टेस्ट बनाया हुआ है तो उसे हम दो कसौटियों के आधार पर जांचने का प्रयास करते हैं। एक तो हमें जो बनाना है प्रश्न पत्र, ठीक है, एक तो हमारा जो निर्माण प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग प्रोसेस है, ठीक है, फॉर्मेशन प्रोसेस जो है, उसको हम तकनीकी कसौटी कहते हैं। और दूसरा जो हमारा इम्प्लीमेंट प्रोसेस है, ठीक है, बनने के पश्चात उसका जो उसे हम जो प्रशासित करते हैं, वो हमारी व्यवहारिक कसौटियों के अंतर्गत आती है। तो आपकी इस तकनीकी कसौटियों के अंतर्गत ही वैधता को, विश्वसनीयता को, वस्तुनिष्ठता को, इन ये जो बातें हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपकी किस प्रकार की विशेषताएं हैं, ये आपकी कौन सी हैं, ये आपकी तकनीकी विशेषताएं हैं। परीक्षा में आपके यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीकी विशेषताएं हैं, और परीक्षा में आ चुका है। तो वैधता, जितनी भी प्रोसेस निर्माण की प्रक्रिया है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, प्रमापीकरण, मानक, पद विश्लेषण और व्यापकता, ये सब आपकी क्या है, टेक्निकल आप इसकी क्वालिटीज हैं। अब इनको हम भी समझाएंगे, चिंता मत करिए। उसके बाद इन योग्यताओं के होने के साथ उसे क्या कौन कौन सी अन्य योग्यताएं उसमें होनी चाहिए, तो वो इम्प्लीमेंट करने में सरल होना चाहिए, बहुत अधिक समय लेने वाला ना हो, बहुत अधिक कॉस्टली ना हो,
और उसे देखते लगे कि हाँ ये कक्षा 4 के लिए बनाया गया, कक्षा 5 के लिए बनाया गया, ठीक है। यानी आभासी वैधता होनी चाहिए, उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, और उसे जब कोई परीक्षक उसको जांच रहे हो तो उसमें उन्हें अंक देने में ज़्यादा समस्या ना आने पाए, ठीक है। एक्सेप्टेबल होना चाहिए और सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ कठिन कठिन बना दिया तो सबके, और फलांकन में सरलता होनी चाहिए, और जो भी अंक प्राप्त हों उन्हें हम आसानी से व्याख्यान्वित कर सकें। तो ये इनकी व्यवहारिक कसौटियाँ होती हैं। तकनीकी कसौटियों में हम वैधता और विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, इन तीन को, और मानक, इन चारों की बात होगी, सीधे हम वहीं पर पहुंचते हैं। बाकी के लिए आप पुराना लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम इधर से बात को अपनी प्रारंभ करना शुरू कर देते। तो ये जो हमने बातें अभी तक की ऊपर तकनीकी विशेषताओं के बारे में, उसके पश्चात हम देखते हैं तो कोई भी जो हमारा टेस्ट है, परीक्षा में आपको 100% इससे प्रश्न मिलेगा, 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपका, ठीक है। ध्यान से, बहुत ही संयम से समझिए, और इसमें से आपको पक्का आपको प्रश्न मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। यही ऐसा टेक्निकल पार्ट है जहां से लोगों के प्रश्न गलत होते हैं, और यहाँ से अगर आपके प्रश्न आपने ठीक से तैयारी कर रखी है तो आपको ये 2-3 नंबर जो है ये आपकी मेरिट को बढ़ाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, किसी परीक्षण की हम परीक्षण उपकरण की 4 प्रमुख विशेषताओं को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विश्वसनीयता और वैधता आपके सिलेबस में लिखी हुई है, ठीक, और मानकांक निर्धारण। उससे पहले हम 4 बातों को देखेंगे, और 4 बातें ध्यान से समझिए। क्या होती है परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, क्या होती है ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, ठीक। ये सब क्या है, ये सभी परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहीं पर आधा याद हो जाएगा। ये क्या है, ये सभी क्या है, परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं, ठीक है। तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, प्रमापीकरण, मानक, पद विश्लेषण, ठीक है, ये सारी चीजें रखी जाती। जितनी भी फॉर्मेशन प्रोसेस है वो हमारी टेक्निकल क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है, किसी भी आपके एक अच्छे परीक्षण के लिए, ठीक। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है, मान लीजिए प्रश्न पत्र बना है, ठीक। तो प्रश्न पत्र जो बना हुआ है, उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिए हुए हैं और उन प्रश्नों का जवाब बच्चे देंगे। जवाब देने के पश्चात परीक्षक उस कॉपी को चेक करेगा, ये तो काम होता है ना, परीक्षक उस कॉपी को चेक करेगा। परीक्षक कॉपी को चेक करते समय बच्चों की मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। यदि कुछ ऐसे प्रकार के प्रश्न आपने अपने प्रश्न पत्र में डाल दिए हैं जो व्यक्तिगत राय के प्रश्न हैं, मतलब क्या है व्यक्तिगत राय का मतलब क्या हो, विचारधाराओं से संबंधित प्रश्न है, तो आप विशेष विचारधारा को के पक्ष में रहते हैं, मैं विशेष विचारधारा के पक्ष में रहता हूं, अलग की अलग विचारधारा का पक्ष है। तो कुछ ऐसे प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके दिए गए उत्तरों के द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षक का भी मस्तिष्क या तो उस बालक जिसने परीक्षा दी हुई है उसके पक्ष में निर्मित हो जाता है, या उस बालक के विपक्ष में उस शिक्षक का मस्तिष्क निर्मित हो जाता है। तो क्या होता है, फिर अगले सभी प्रश्नों में वो परीक्षक क्या करेगा, उसकी एक धारणा बन गई कि ये बालक जो है वो किस तरीके का है, उसने एक अपना एक उसने धारणा अपने मस्तिष्क में बना ली। तो इससे क्या होगा, इससे पूरा परीक्षण जो है, जांच जो उसकी होगी वो प्रभावित होगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक अच्छा परीक्षण बनाते समय कोई भी ऐसे प्रश्न या उन प्रश्नों को भी अगर हमें पूछना है तो हमें कुछ शब्दों में या टू द पॉइंट बातें कहने के लिए हमें बच्चों को फोर्स करना होगा, जिससे सीमित या तथ्यात्मक जानकारी ही सामने आ जाए, किसी प्रकार की विचारधारा की बातों को या किसी प्रकार की विवादात्मक विषयों को, जिससे शिक्षक का मस्तिष्क बालक के पक्ष या विपक्ष में निर्मित हो। ऐसा पक्ष में भी बनना नहीं चाहिए, विपक्ष में भी बनना नहीं चाहिए, किसी प्रकार का प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए, एक क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, उस आधार पर बच्चों को परीक्षा।
तो इसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। जैसा बच्चे ने लिखा है मैं उसे उसके लिखे गए तथ्यों के आधार पर नंबर दूंगा, ये जो कहलाता है उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। मैं इसके नाम के पीछे सिंह लिखा हुआ है, इसके नाम के पीछे तिवारी लिखा हुआ है, इसके नाम के पीछे वर्मा लिखा हुआ है, ये खान लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। जो भी तथ्य बालक ने लिखे हुए हैं उन तथ्यों को देखते हुए मैं गलत है तो कट्टम लगेगा, गोला बनेगा, सही दिया है तो मैं उसे उस मात्रा के आधार पर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं उसको 1.5 या 1 जैसा भी उसने लिखा हुआ है उस आधार पर मैं तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। अब जरा जो लिखी बात है उसको समझिए। कहा गया सबसे पहली लाइन, और क्वेश्चन आ चुका आपकी परीक्षा में, कहा गया कि परीक्षण की जो वस्तुनिष्ठता है उसका संबंध मापन की कौन सी त्रुटि से है? तो कहा गया पर्सनल एरर है, व्यक्तिगत त्रुटियां हैं, पर्सनल एरर ऑफ मेजरमेंट। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना आपकी परीक्षा का कि व्यक्तिगत त्रुटियों का संबंध परीक्षण की किस तकनीकी विशेषता से संबंधित है? तो किससे? वैधता से, विश्वसनीयता से, मानक से या वस्तुनिष्ठता से? तो ये वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी से होता है, ठीक। और अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो वस्तु माने ऑब्जेक्ट, निष्ठ माने हमारा सोचने का तरीका या हमारे उसकी प्रतिधारणा। तो जैसी वस्तु वैसी निष्ठा, ठीक है। आत्मनिष्ठ इसके विपक्ष में एक शब्द आता है आत्मनिष्ठ। तो आत्मनिष्ठ में क्या होता है कि हमारी आत्मा ने मैं, मेरी निष्ठा भी उसका आपके साथ लग गई, ठीक है। तो मेरी निष्ठा आपके साथ न लगे, जैसे आप हो वैसा मैं आपका मूल्यांकन या वैसा आपका मैं परीक्षण करूं, तो ये एक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। और ये परीक्षण प्रभावित किससे होता है? पर्सनल एरर से होता है, पर्सनल एरर ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। अच्छा भैया समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम। चलिए, कहा गया परीक्षण की वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय क्या है? परीक्षण टेस्ट एग्जामिनर की जो व्यक्तिगत राय या जो निर्णय है उसके प्रभाव से एक सीमा तक मुक्त है, ठीक है। उसके प्रभाव से अधिकतम सीमा तक, एक सीमा के साथ साथ हम कहिए कि अधिकतम सीमा तक मुक्त करने का प्रयास करें। क्योंकि क्या आप मशीन थोड़ा ना है, आप तो व्यक्ति हैं। आप स्वयं जब व्यक्ति हैं तो जब व्यक्ति हैं तो आप में भी तो मस्तिष्क है, आप में भी तो विचारधाराएं हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 100% यहाँ पर कुछ नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक सीमा तक मुक्त रहे, ठीक। अच्छा, यानी एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है? किसी परीक्षक की व्यक्तिगत राय या निर्णय से पूर्णतः मुक्त होता है, उसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। क्वेश्चन आएगा जरूर आपके यहाँ। इन जो आज का लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपको आज के लेक्चर से 100% प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। इसी पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान में रखकर ही आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है। थोड़ी शिकायत है मेरी आपसे, ठीक है। कुछ साथी तो इस प्रकार के हैं जो पेमेंट पहले भेज दे रहे कि सर अरे ठीक है भेज दीजिएगा सर जब भी आपके पास समय मिलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे सर 1-2 पन्ना भेज दीजिए जरा पहले देख ले, आपने उसमें कहीं रामायण को या हनुमान चालीसा तो नहीं लिख दी है और उसके बाद हमसे उसके 500 रुपये ले लिए, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैंने जो कंटेंट आपको यहाँ पढ़ाए हैं इसी से संबंधित पीडीएफ मैंने आपको दी, ठीक है। कहीं पर भी आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक। जो लेक्चर मैंने आपको फ्री अपलोड किए हैं कहीं पर भी यूट्यूब पर आपको जो मिलेंगे वो पेड मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं लेक्चर्स के लिए इसी पूरे पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए आगे हम इसके पेपर की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसको क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से करने के लिए आपने कम से कम 4-4, 5-5 हजार रुपए दिए, ठीक है। उसके बाद भी कई जगहों पर कंफ्यूजन खड़ी हुई। पीडीएफ का एक नॉमिनल चार्ज है 500 रुपए पीडीएफ है, प्रश्न लगे हुए हैं, 499 पेज है इसमें, ठीक है। और मैं फिलहाल किसी को भी 1 और 2 पन्ना भेजने वाला नहीं, ठीक है। मैं खुद नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लोग खरीदें, ठीक है। ऐसे लोग खरीदें, इसको पढ़ें जो अपने परीक्षा या अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं, ठीक है। और जब सीट ही 17-20 और ऐसे ही हैं, 23 सीटें ही हैं,
ठीक है, तो सब विद्वान हो जाएंगे तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबको खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है। जो लोग आप गंभीर हैं, जो समझ रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या होगा, एक नंबर आपको भीड़ में ले जाएगा। ठीक है, और एक नंबर ज़्यादा आपको सिलेक्शन के नज़दीक आपको पहुंचाएगा। यहाँ पर 1 या 2 नंबर की मार होने वाली है। ठीक है, तो आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हैं, अपने हिसाब से अपना निर्णय लीजिए। ठीक है, चलिए हम वापस अपने इस पर आते हैं। तो परीक्षण की वस्तुनिष्ठता की बात हो गई। हम समझ गए कि हम किसी प्रकार से, यानी एग्जामिनर जो है वो किसी प्रकार से बच्चों के प्रश्नों से, बच्चों के उत्तरों से वो प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, प्रश्न पत्र में, जो भी समझ में आ जाए आपको। ठीक है, परीक्षण मतलब क्या, टेस्ट, टेस्ट मतलब क्या जानते हैं ना, पेपर। ठीक, में विभिन्न परीक्षकों के द्वारा किसी उत्तर परिस्थितिका पर दिए गए प्राप्तांक एक समान होते हैं और ये योग्यता ले जाती है विश्वसनीयता की ओर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस बात को जानने के लिए हम ये काम करते हैं कि लगभग सभी शिक्षकों के द्वारा जो मापन किया गया है लगभग एक जैसा। ठीक है, तो हम जान जाते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो सब्जेक्ट है यानी हमारा जो बालक है उसके द्वारा जो भी उत्तर दिए गए हैं या तो पूर्णतया सही होंगे, ठीक है, या तो पूर्णतया गलत होंगे। कोई भी उत्तर आंशिक रूप से ना सही होगा ना गलत होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो किस प्रकार के प्रश्नों को हम सम्मिलित करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में? हम बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे हैं उनको हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ बता दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन अगर लिख दिया जाए, बता दिया, काम खत्म हो गया। लिख दिया जाए अकबर के बारे में 2 शब्द लिखिए। अब कोई उसको अकबर महान कहेगा, कोई उसको कहेगा कि ये विदेशी थे, ये पता नहीं कहाँ चले आए, ये भारत में आकर के शब्द बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम बातें भी कही जाने लगेंगी। तो इससे क्या होगा कि शिक्षक क्या होगा, प्रभावित हो सकता है। तो ऐसा कहीं पर भी कुछ ना आने पाए। बच्चे जो इसका जन्म कब हुआ, ये मृत्यु कब हुई, या टू द पॉइंट क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे, किसी प्रकार की विचारधारा को निर्मित नहीं होंगे। ठीक है, बहुविकल्पी, सत्य असत्य, मिलान प्रश्न, यानी जो आपके मैचिंग वाले आते हैं, आपका जो रिक्त स्थान पूर्ति वाला, जब फिंगर ब्लैंक से क्वेश्चन आते हैं, आपके स्मरण प्रश्न क्या होते हैं, इनको भी उसी श्रेणी में रखते हैं फिल द ब्लैंक्स में। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो इन बातों को हम आगे देखते हैं कि मान लीजिए एक परीक्षा में आपने अगर प्रश्न पत्र देखा होगा, तो प्रैक्टिकल बात हो रही, पूरी प्रैक्टिकल बात हो गई। ये आपके आने वाले समय में जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको उसकी में भी प्रयोग हो सकता है। अब आप जानते हैं कि होता क्या है कई बार कि पूरे प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न होते हैं हम सब तो ये इस तरीके के रख नहीं सकते। हमें कुछ प्रकार के प्रश्न रखने पड़ते हैं दीर्घ उत्तरी, जिससे बच्चों की लेखन योग्यता के निबंधात्मक प्रश्न जो हमारे हैं उनको भी हमें डालना पड़ता है, जिससे बालकों की लेखन क्षमता, विचार क्षमता, इन सब का हमें निर्माण करना है। तो हमें फिर भी जो टेस्ट हमें बनाना है, कोई भी हमारा जो डेटा कलेक्शन टूल है, ठीक है, यानी डेटा कलेक्शन टूल हमारा यानी प्रश्न पत्र, ये डेटा कलेक्शन टूल्स हम का ये वर्ड का यूज करते हैं रिसर्च में। ठीक है, तो आपके लिए जो डेटा बनाया गया कई जगहों से खोज करके अच्छा डेटा बनाया गया है, ये बात समझिएगा। ठीक है, तो भी हमारा जो डेटा कलेक्शन टूल्स है, यानी जो हमारा प्रश्न पत्र है जिससे हम बच्चों की योग्यताओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसमें अगर हम कुछ काम करते हैं या अगर निम्न उपाय करते हैं तो उसकी वस्तुनिष्ठता को हम इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से देखते हैं। कहा गया अधिक से अधिक संख्या में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें। ठीक है, अगर लघु उत्तर प्रश्न है तथा निबंधात्मक प्रश्न हैं तो उन्हें स्पष्ट भाषा में लिखिए और अपेक्षित उत्तर के संदर्भ में विशिष्ट निर्देश दे दीजिए कि आपको 450 शब्दों में, आपको 50 शब्दों में, आपको 80 शब्दों में लिख करके देना है। ठीक है, बहुत आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के जो कार्य किए जाते हैं वो इसी बात को ध्यान में रखकर किए जाते हैं कि प्रश्न पत्रों को अधिक से अधिक हम क्या बना सके, वस्तुनिष्ठ बना सके। ठीक है, अंकन के लिए जो हमारी स्कोरिंग की है या जो हमारा मार्किंग स्कीम है उसको हम पहले से तैयार रखें। अगर बच्चे ने 80 शब्द की जगह पर 50 शब्द लिखे हैं तो उसे इतने नंबर मिलने चाहिए। अगर 50 शब्द की जगह पर उसने 20 शब्द लिखे हैं तो उसको इतने नंबर मिलने चाहिए। यह जो हमारा पूरा डिजाइन है ये हमारी तैयार होनी चाहिए। कम से कम 2 परीक्षकों से उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कराकर उसका औसत निकालना।
वैसे ये सामान्यतः पॉसिबल नहीं हो पाता। एक बार परीक्षा काफी चेक हो जाए, बहुत बड़ी भगवान की मर्जी है। चलिए आगे क्या था, किसी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता की जांच अच्छा कैसे करते हैं। अब जरूर जो ध्यान से, यहाँ से प्रश्न बनेगा कैसे। किसी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता की जांच किस तरीके से की जाती है, सह संबंध गुणांक की सहायता से की जाती है। कोई भी जो हमारा डेटा कलेक्शन टूल्स है या जो हमारा टेस्ट है, उसके द्वारा दो विभिन्न अवसरों पर, जब आप दो परीक्षक से करवा रहे हैं ना, कॉपी चेक करवा रहे हैं, तो दो विभिन्न अवसरों पर उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन करने पर प्राप्त अंकों के मध्य जो भी हमारा कोरिलेशन है, सहसंबंध है, ठीक है, दो परीक्षकों के बीच जो कॉपियां चेक की गई हैं या दो अवसरों पर जो कॉपियां चेक की गई हैं, उनके द्वारा जो अंकन किया गया उसमें क्या समानता, असमानता या कोई भी जो भी संबंध है उसको हम निकालते हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि अंकों के मध्य सह संबंध गुणांक को ही हम वस्तुनिष्ठता गुणांक कहते हैं। ठीक, बात अब यहाँ पर क्या समझने वाली है, इसके लिए हम विश्वसनीयता भी देखेंगे, इसी के सह संबंध हम वैधता के लिए भी निकालेंगे और विश्वसनीयता के लिए भी निकालेंगे। ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमारा कोफिशिएंट निकल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी निकल रहा है, उसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा। तो कहा गया कि कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता गुणांक का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से 1 के बीच होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये वो नहीं है, -1 से लेकर +1 वाला लफड़ा नहीं है यहाँ पर, वो सहसंबंध गुणांक का है, -1 से +1। ये क्या है, ये वस्तुनिष्ठ गुणांक है, ऑब्जेक्ट कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है। इसका मान कहाँ से आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बात हो गई। ये इतनी बातें हो गई आपकी ऑब्जेक्टिविटी के बारे में कि क्वेश्चन पहला बनता है कि परीक्षण की वस्तुनिष्ठता का संबंध निम्नलिखित में से किस त्रुटि से है, तो व्यक्तिगत त्रुटि से है। वस्तुनिष्ठता है क्या, कि परीक्षक की व्यक्तिगत राय से या निर्णय से पूर्णतया मुक्त है। ठीक है, हम कौन कौन से प्रश्न है हमारे, ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, रिक्त स्थान की पूर्ति यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, ऐसे जो प्रश्न है वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहलाते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, दो अवसरों पर जो प्राप्त हुए अंक है और उनके द्वारा हम कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठ गुणांक कुछ मत घबरा मत जाना, तो जो जैसे हमारे साथ जो कई साथी अपने हैं, उनको गणित के शब्दों के नाम से ही डर लगता है। ठीक है, तो बार बार जब मैं गुणांक बोल रहा हूँ या कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, डरिए मत। ठीक है, तो कह दो कि ये वैसे इसका यही वास्तविक अर्थ नहीं है, तो गुणा करने के बाद जो अंक मिला है वो इसका गुणांक है। ठीक है, यानी जो भी हम पूरी गणित लगा करके बैठे हैं यहाँ पर आखिरी में, उसका जो हमारा आंसर आता है उसको हम गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, इतना समझ गए, डरिए मत, पहली बात। ठीक, तो जो भी हमारा मान आता है वस्तुनिष्ठता का, वो 0 से 1 के बीच में आता है। ये एक बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, विश्वसनीयता। तो आज मैं आपको परीक्षण की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता के बारे में बताऊंगा। वैधता के बारे में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि लंबा लेक्चर बन जाएगा फिर, और आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। रिलायबिलिटी क्या है भैया, विश्वसनीयता क्या है। कहा कि भैया इस आदमी को तुमने कोई बात, इसकी बात मान ना लेना, ये बहुत झूठा आदमी है। ठीक है, लेकिन अगले ने कहा है कि मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि ये काम पूरा कर दूंगा आपके लिए, तो उसने पूरा कर दिया, तो उसको कहेंगे हम विश्वसनीय। ठीक है, तो कहा गया कि परीक्षण, ये हम सामान्य शब्दों की बात करते हैं। ठीक, और परीक्षण की विश्वसनीयता क्या है, ये आगे देखते हैं जरा सा। कहा गया कि पहली ही बात, किस एरर से संबंधित है ये, तो परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध किस एरर से है, मापन की चर त्रुटियों से, वेरिएबल एरर से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो किससे संबंधित था, पर्सनल एरर था। कहाँ गलती होती थी, हमसे होती थी, पर्सनल एरर ऑफ मेजरमेंट था। यहाँ पर किससे गलती होगी, यहाँ पर जो प्रश्न पत्र में जो आपने प्रश्न लगाए हैं उनकी गलती होगी। तो वेरिएबल जो हमारा है, जो वेरिएबल एरर है, उसको ऐसे समझिएगा कि प्रश्न आपने जो सम्मिलित किए हैं प्रश्न पत्र में, वो आपने उचित सम्मिलित नहीं किए हैं, इस वजह से ये विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। या जो ठीक प्रश्न सम्मिलित कर लिए हैं, तो वो विश्वसनीय प्रश्न कहलाएंगे। ठीक है,
तो किससे संबंधित है? चर त्रुटियों से, वेरिएबल एरर से संबंधित है। ठीक, जो भी आपने टेस्ट बनाया है वो ये बना, अगर विश्वसनीयता की बात करें तो कहता है कि परीक्षण किस सीमा तक चर त्रुटियों से मुक्त है। ठीक है, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध किस त्रुटियों से है? चर त्रुटियों से, व्यक्तिगत त्रुटियों से नहीं है। व्यक्तिगत त्रुटियों से किससे है आपके, बताइए? हाँ, वस्तुनिष्ठता से, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहीं पर याद कर लीजिए कम से कम थोड़ा सा। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों, अच्छा इसकी परिभाषा बताई जा रही है। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए और वे छात्र बार बार समान अंक प्राप्त करें तो उस परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं काम कर दूंगा, उसने कर दिया, दोबारा कहा कर दूंगा तो कर दिया। ठीक है, नहीं, अब उसकी जो बातें हैं वो मानने वाली हैं। ठीक, इसी तरीके से जो प्रश्न पत्र आपने बनाया था उसे हमने समान छात्रों के समूह पर बार बार इम्प्लीमेंट किया और बार बार इम्प्लीमेंट करने के पश्चात हमें बच्चों में जो अंक प्राप्त हो रहे हैं उनमें लगभग एक जैसे अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहें? विश्वसनीयता कहेंगे। सही मिल रहे हैं या गलत मिल रहे हैं वो अलग बात है। ठीक है, एक जैसे मिल रहे हैं, ठीक, तो वो हम कहलाती है विश्वसनीयता। ठीक है, तो उसे उस परीक्षण की विश्वसनीयता परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। अतः परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध प्राप्तांकों के स्थायित्व से है। मोस्ट बहुत अच्छी लाइन है ये। क्या लिखा हुआ है? इस प्राप्तांकों का क्या है? स्थायित्व। इसमें बढ़िया इस तरीके से बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है कि कई कथन लिखे हुए हैं कि ये मापन की चर त्रुटियों से संबंधित होता है, ये प्राप्तांकों के स्थायित्व से संबंधित होता है। ठीक है, तो आपका क्या है, ए बी दोनों। ठीक, इस तरीके से जो बातें होंगी उसको ध्यान रखिएगा। प्राप्तांकों के स्थायित्व से, यानी जैसे प्राप्तांक बार बार मिल रहे हैं, एक जैसे प्राप्तांक बार बार मिल रहे हैं, तो वो हमारा परीक्षण क्या कहलाता है? विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। पता चला पहले दिया था उसमें बच्चे सब फेल हो गए थे, इस बार दिए वो सब पास हो गए, फिर दिए फिर कुछ, मतलब इस तरीके से बहुत ज़्यादा जम्बलिंग हो रही है नंबरिंग में, तो वो अच्छा परीक्षण माना नहीं चाहिए। अच्छा भैया, तो अब आता है मोस्ट आगे बातें क्या है? भौतिक विज्ञान की तुलना में सामाजिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मापन सामान्यतः कम विश्वसनीय होते हैं। जाहिर सी बात है भाई, भौतिक मापन में आपके पास हम चले जाते हैं मापनी के रेशियो स्केल तक, और रेशियो स्केल पर हमारे पास जीरो मेजरमेंट है। हम शिक्षा, समाज, इन सब क्षेत्रों में हम अंतराल स्तर तक, इंटरवल लेवल मेजरमेंट तक जा पाते हैं अधिकतम। ठीक है, इसीलिए हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा मानी जाती है, इनकी विश्वसनीयता कम मानी जाती है, क्योंकि हम व्यक्तियों पर काम कर रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अच्छा, अगली जो बात बताने जा रहा हूँ उससे प्रश्न परीक्षा में हर बार आया है। विश्वसनीयता ज्ञात करने की 4 विधियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी? पहला, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, टेस्ट रीटेस्ट, समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, अर्ध विच्छेद विश्वसनीयता, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, तार्किक समतुल्यता विश्वसनीयता, रेशनल इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी। 4 हैं। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता मापन के लिए विधि है? तो आपकी टेस्ट रीटेस्ट 2 बार पूछी जा चुकी है। इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि सबसे अच्छी कौन सी है? तो सबसे अच्छी कौन सी? आपकी तार्किक समतुल्यता। ठीक है, कौन सी सबसे अच्छी है? तार्किक समतुल्यता। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। आगे अभी सब कुछ समझते हैं। चलो भाई, क्या कहा गया? अच्छा, सब्सक्राइब आप लोग थोड़ा कम कर रहे हैं मुझे लग रहा है। मैं देख रहा हूँ 30-30, 40-40 हजार लोग देख रहे हैं। ठीक, सब्सक्राइबर उस मात्रा में आप सब्सक्राइब भी नहीं कर, तो बहुत गलत बात है। तो मैं पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ा भी रहा हूँ, आपके सिलेबस से संबंधित तथ्यों को टू द पॉइंट समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। पीडीएफ मैंने जब सेल करने की बात की तो लोग कह रहे हैं कि पन्ना भेजो एक। ठीक है, ये बात मुझे बहुत ख़राब लगी कि एक पन्ना भेजिए। ठीक है, मैंने कहा आप वीडियो देख लीजिए, वहीं पर है सारी चीज़ें। ठीक, और काफ़ी लोग इसको पहले पेमेंट भेज देते हैं, बाद में कहते हैं सर पीडीएफ भेज दीजिए। ठीक, तमाम लोग ले भी चुके हैं और जो ले रहे हैं। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा? मैं क्यों फोर्स कर रहा हूँ? मेरा कितने 500 रुपये में कितना फ़ायदा हो जाने वाला है? मेरा मानना ये है कि एक बार आपके पास पीडीएफ सामने रहेगी और मेरा वीडियो आपके पास चल रहा है, तो अगर आपने एक रफली पढ़ लिया पहले, ठीक है, आपने एक बार रफली पढ़ लिया तब वीडियो चला, और मैं बोलता जा रहा हूँ, आप एक लाइन पर हैं, अंडरलाइन करते चले जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए दिमाग में बैठ जाएंगी और मजबूती के साथ बैठ जाएंगे, और आप परीक्षा में वो बात तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अभी मैं जस्ट सीरीज जब शुरू करूँगा आपकी, जब इसके बाद, तब समझ में आएगा और अच्छी तरीके से।
क्या क्या चीज़ों को हम कैसे गिरा देंगे पूरी विकेट को। ठीक, चलिए टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है। तो क्या कहा गया, परीक्षण करो और पुनः परीक्षण करो, यानी एक बार टेस्ट लो दोबारा टेस्ट लो। और आपने विश्वसनीयता के बारे में कहा ही है कि कई अवसरों पर हमें क्या प्राप्त हो, एक जैसे अंक प्राप्त हो। ठीक, तो वो हमारी विश्वसनीयता कहलाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस विधि में परीक्षण को 2 बार, कितने बार भैया, यहाँ पर देखो लिखा हुआ बोल्ड लेटर में, 2 बार छात्रों के किसी समूह पर प्रशासित किया जाता है, जिससे छात्र के लिए 2 प्राप्तांक प्राप्त होते हैं। एक छात्र के लिए या एक छात्र के लिए 2 प्राप्तांक प्राप्त होते हैं, या कभी कभी हम क्या कहते हैं 2 समूहों पर डाल देते हैं। उसके लिए आगे हम काम करने वाले हैं। परीक्षण के प्रथम प्रशासन व द्वितीय प्रशासन जो हमें अंक प्राप्त हुए हैं, उनके बीच हम क्या कहते हैं, सहसंबंध निकालते हैं। सहसंबंध गुणांक ही पुनर्परीक्षण और पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता कहलाती है। ठीक है, यानी आखिरी में हम कुछ एवरेज जैसा ही काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, समतुल्य परीक्षण। ठीक है, तो समतुल्य माने अभी तक हमने क्या किया था, हमें 2 बार करना पड़ता था। हम एक समय पर दो समूहों पर अगर हमें प्रश्न पत्र डालना है, तो हमें अपने 100 जो हमने पेपर बनाया है उसी को हम क्या करें, ऐसे ही 100 प्रश्न पत्र मिलते जुलते और बना लें। यानी 2 समतुल्य प्रतिलिपियां बनानी पड़ेगी, 2 फोटोकॉपी बनानी पड़ेंगी प्रश्नों की, और अलग अलग जगहों पर हमें इम्प्लीमेंट करना। समतुल्य विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए प्रत्येक छात्र को परीक्षण की 2 समतुल्य प्रतियां एक के बाद एक दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक छात्र के लिए क्या होगा, 2 प्राप्तांक होंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, एक के बाद एक दी जा रही है, एक टेस्ट पहले होगा उसके बाद दोबारा दूसरा टेस्ट होगा। ठीक, लेकिन क्या होगा, इक्विवेलेंट होंगी, प्रश्न अलग अलग नहीं होंगे, एक उसी लेवल के होंगे। ठीक, इन 2 समतुल्य प्रारूपों पर छात्रों के द्वारा जो भी प्राप्त अंक होंगे उनके बीच हम सहसंबंध गुणांक निकालेंगे, और उसी को हम समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता गुणांक कहेंगे। सबके लिए सहसंबंध गुणांक ही निकाला जाएगा, मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया। समस्या क्या आती है समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता में, कि हम 100 प्रश्न तो मुश्किल बनता है, उसमें तो देखते हैं कि 20-25 कितने प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो 2 समतुल्य कहाँ बनाते हैं। ठीक है, समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता की सबसे बड़ी कठिनाई की है कि समतुल्य परीक्षण तैयार करना। ठीक है भैया, तो ये कठिनाई हुई, तो इसमें क्या किया गया, चलो कुछ करते हैं कि ये बात हमें 2 बार इसको इम्प्लीमेंट करना पड़े। अच्छा, कहा गया क्या, अगला काम क्या किया इन्होंने, अगला प्रश्न हमारा तीसरा कौन सी है, अर्ध विच्छेद विश्वसनीयता यानी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसमें हमने क्या किया कि विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए हमने परीक्षण को 2 समतुल्य भागों में विभक्त कर दिया और छात्रों के समूह पर प्रशासित कर दिया। अब इसमें भी हमने क्या किया, 2 भागों में प्रश्न पत्र को बांट दिया है, और दोनों भागों के लिए प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग 2 प्राप्तांक प्राप्त होंगे, और इसी से हम सहसंबंध गुणांक निकालेंगे, और सहसंबंध गुणांक जो हमारा निकलेगा वो हमारा क्या होगा, आधे परीक्षण की विश्वसनीयता को बताएगा। क्वेश्चन आ चुका है इसमें से कि पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण परीक्षण, ये जो आपने प्राप्त किया है वो आधा था, क्योंकि आधा उसको मिला था आधा इसको मिला था। ठीक है, तो आधे परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात होती है। पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र का प्रयोग क्या है, 2r/1+r, याद कर लीजिए, एकदम रट डालिए इसको, 2r/1+r। तो देखिए फॉर्मूलों का ही खेल है, यही गड़बड़ा देंगे, 1 - r कहीं लिखा होगा, ठीक है, कहीं स्क्वायर लगा होगा, 2r² / 1+r, तो इसे यही करके आपको फंसाने का काम करेंगे। ठीक, तो पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 2r/1+r। ठीक, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के लिए। ठीक है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, सम विषम अर्ध विच्छेद विधि कहते हैं। होता क्या है इसमें, हम आधा करते कैसे हैं, तो मान लीजिए 100 प्रश्न पत्र आपने बनाए हैं, तो सम संख्या वाले प्रश्न आपने अलग कर लिए, विषम संख्या वाले प्रश्न आपने अलग कर लिए। ठीक, तो इस तरीके से 2 भागों में हमारा प्रश्न पत्र निर्मित हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सम विषम अर्ध विच्छेद विधि या ऑड इवन स्प्लिट हाफ मेथड भी कहते हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आ गई तार्किक समतुल्यता विश्वसनीयता, रेशनल इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी। ठीक है, पहली बात तो एक बात कि विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे उच्च विधि मानी जाती है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, दूसरी एक बात, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और इसके फॉर्मूले से प्रश्न आपके यहाँ परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो परीक्षण को एक ही बार में प्रशासित करके, इसकी विशेषता क्या है
हम 2 बार अभी तक इसको प्रशासित कर रहे थे। समय बचाने के लिए हमें क्या करना था, समय बचाने के लिए कुछ काम करना था, तो हमने क्या किया कि एक ही बार में प्रशासित करना था, एक ही बार में पता चल जाए। तो प्रशासित करने के लिए, ठीक है, प्रशासित मतलब क्या, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करके विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, कूडर रिचर्डसन विधि भी कहते हैं, ठीक है, या इसे कूडर व रिचर्डसन ने प्रस्तुत की, ठीक। तो क्वेश्चन ये भी आया है कि तार्किक समतुल्यता विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि को किसने प्रस्तुत किया, तो उसे कूडर रिचर्डसन विधि भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका, विश्वसनीयता गुणांक बराबर के अपान के माइनस 1, ये देखो पीडीएफ में थोड़ा सा इधर उधर भाग गया है, के अपान के माइनस 1 माइनस सिग्मा पी क्यू अपान अपान रो 2। के क्या है, जहां पर के है परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी, पी क्या है किसी प्रश्न को बच्चों ने कितने सही प्रश्न हल किए गए उसका अनुपात, और क्यों है इसमें किसी प्रश्न को गलत हल करने वालों का अनुपात, ठीक है, और रो क्या है परीक्षण पर व्यक्तियों के प्राप्तांकों का प्रमाणित विचलन। तो ये इस तरीके से हमारा विश्वसनीयता गुणांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लो भैया, इससे क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। और के क्या है आपका, इधर भी चल जाए भैया, हाँ ठीक, तो के अपान के माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस सिग्मा पी क्यू अपान रो 2, याद कर लीजिएगा। इस सूत्र को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस एम के रो 2, ठीक, इस तरीके से भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसको रट लीजिए, ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट बहुत है। एम क्या है, यहाँ पर हम मध्यमान से प्राप्तांकों के मध्यमान जो है उससे अगर हमें निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं पी क्यू की जगह, ठीक है। मान लीजिए पी क्यू नहीं दिया हुआ है, सीधे मध्यमान दिया गया है, तो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये हो गए हमारे कौन कौन सी विश्वसनीयता ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां। विश्वसनीयता होती क्या है, विश्वसनीयता होती है कि कई बार आप उस टेस्ट को अप्लाई करिए और एक जैसे ही अंक, समान अंक ही प्राप्त हों। विश्वसनीयता संबंधित किससे है, चर त्रुटियों से संबंधित, ठीक है। और कितनी विधियां हैं, 4 विधियां। सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तार्किक समतुल्यता, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कूडर रिचर्डसन विधि भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है एक बार कि विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक और विश्वसनीयता की लंबाई, परीक्षण की लंबाई और विश्वसनीयता में क्या संबंध है। तो परीक्षा को प्रभावित कौन कौन करता है, परीक्षण की लंबाई भी परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। अच्छा, एक बात तो पूरी रही गई है, ठीक है, वैधता में उसको मैं समझाऊंगा कि एक परीक्षण है उससे आपको क्या होगा, विश्वसनीय, कोई परीक्षण विश्वसनीय होगा तो क्या वो वैध भी होगा, ठीक है। तो ये जवाब आपको मिलेगा अगले लेक्चर में। विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, परीक्षण की लंबाई, टेस्ट लेंथ, ठीक। तो पहला इससे क्या प्रभावित होगा, तो परीक्षण की लंबाई जो है वो विश्वसनीयता के बीच धनात्मक सहसंबंध रखती है, यानी विश्वसनीयता को प्रभावित करती है, ठीक है, सकारात्मक रूप से। अच्छा, टेस्ट होमोजेनिटी, यानी जो प्रश्न पत्र में प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, सजातीय प्रश्न है, अगर उनकी संख्या अधिक है तो उससे क्या होगी, तो उससे भी क्या होती है, परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ती है। डिस्क्रिमिनेशन पावर अगर है उसके अंदर, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, हम धनात्मक सहसंबंध होता है, उससे भी परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ती है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है हमारा कठिनाई स्तर। तो कहा गया बहुत कठिनाई स्तर वाले नहीं होगा मामला, औसत कठिनाई स्तर वाले प्रश्नों से युक्त परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक होती है, औसत कठिनाई, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से किन कौन कौन से सही वाले में आएगा ये, कि औसत कठिनाई स्तर वाले प्रश्नों से युक्त परीक्षण की विश्वसनीयता कैसी होती है, अधिक होती है। गतिशीलता, स्पीड टेस्ट क्या होता है, तो कहा गया कि परीक्षण की विश्वसनीयता गति, स्पीड टेस्ट में क्या होगा, अधिक होगी, परंतु पावर टेस्ट होगा जब, ठीक है, वो शक्ति परीक्षण की विश्वसनीयता कम होती है, गति परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक होती है, ठीक है, रिलायबिलिटी अधिक होती है। और वस्तुनिष्ठता भी इसको प्रभावित करता है, क्योंकि वहां पर भी क्या होगी, व्यक्तिगत राय प्रभावित कर देगी, ठीक है। अच्छा भाई, आखिरी बात इसकी बात खत्म पढ़ते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। कहा गया कि परीक्षण की लंबाई और विश्वसनीयता में क्या संबंध है, क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा चुका है। तो कहा गया परीक्षण की लंबाई और विश्वसनीयता में धनात्मक सहसंबंध है, ऊपर आपने पढ़ लिया है। इस सहसंबंध को व्यक्त करने के लिए स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या है आपका स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र, y n इज इक्वल टू n/1 अपान
1 प्लस n माइनस 1y1। ठीक है, तो याद कर लीजिए ये फॉर्मूले, और यही फॉर्मूले आपको वहाँ परीक्षा में फंसाने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप अपने, जैसे वो याद करते हैं ना, आपकी एक ही परीक्षा है, अच्छी परीक्षा है, अच्छी तनख्वाह है इसकी, तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसको आप चिपकाइए भाई, रटने का प्रयास करिए, रटने के अलावा और कुछ आ रहा है इसका है नहीं। वाई एन इक्वल टू एन वाई वन। ठीक है, तो क्या है, y बराबर क्या है, y गुना लंबा, यानी मूल परीक्षण, यानी y बराबर क्या है, मूल परीक्षण की विश्वसनीयता, और वाई एन जब हमने n गुना बढ़ा दिया परीक्षण की, तो उसकी विश्वसनीयता क्या हुई, तो x गुना अगर हम बढ़ा दें तो विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो वो हमारा क्या है, एन वाई वन। ठीक है, पहले इतनी थी, उसके बाद हमने उसको 3 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मिलेगा, तो एन वाई वन 1 प्लस एन माइनस 1y1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, परीक्षण की लंबाई और विश्वसनीयता में संबंध था। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको मैंने पढ़ाया। कल मैं आपको, या अगले समय में मैं आपको परीक्षण की वैधता के बारे में बता करके, ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जहाँ से आप और परेशान होते हैं, वहाँ पर आता है आपसे क्वेश्चन लगवाना, जिससे आपका परसेंटाइल हो गया, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड स्कोर हो गया, जेड स्कोर, और इन सब से प्रश्न आता है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और प्रयास है कि प्रश्न अभी इसको एक आधे मिल जाए तो हल कर लिए जाएंगे। अधिक प्रश्न को जब आपका परीक्षा पर हम लोग पेपर जब सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये पीडीएफ है, जो एक दो पन्ना देखना चाहता है तो इसमें एक दो पन्ना आप देख सकते हैं, पूरी डेटा लिखा हुआ, पूरा कहते हैं ना, पूरा डेटा है क्या सर, आप पूछते हैं सर पूरा डेटा है क्या, तो पूरा डेटा है, ये देखिए पूरा डेटा है। ठीक है, और अधिक, जितना डेटा उससे अधिक डेटा मैंने दिया है इसमें, एनसीटी एंड एनसीईआरटी यूजीसी ये सब भी मैंने लिख दिया है, कभी कोई प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। ये देखिए ग्रेडिंग के बारे में भी छोटे छोटे टॉपिक भी अगर दिए हैं तो भी मैंने उसको सब बताया है। ठीक है, कोई भी टॉपिक जो स्किप करने वाला मैंने नहीं छोड़ा। क्रियात्मक शोध आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको दे दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, सांख्यिकी पूरी तरीके से बताई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शिक्षा शास्त्र विषय आपका कहीं पर भी है तो ये पीडीएफ आपके लिए उपयोगी है, ये मैं दावे करता हूँ। अब कभी कोई कुछ लोग कह सकते हैं कि सर क्या इसी से प्रश्न पत्र बनेगा क्या, तो भैया प्रश्न पत्र मैंने बनाया नहीं है, इससे प्रश्न पत्र बनेगा या किससे प्रश्न पत्र बनेगा, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमें जो काम मिला है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी परीक्षा को डेटा तैयार करना, उस आधार पर हम पढ़ाई कर लें, फिर कहाँ से आएगा प्रश्न पत्र उसको भी हम लोग वहीं से कवर कर लेंगे। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। भारत माता की जय।